हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि उसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि जब मैं भी क्लास 11 में थी मुझे एक ही कंफ्यूजन था कि चैप्टर 1 में मुझे पढ़ना क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आपकी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, कि बेसिकली फ़िज़िक्स होता क्या है। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें अपन स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में। लाइक अपन ने न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, न्यूटन के पास में एक एप्पल नीचे गिरता है ग्राउंड पे, तो रीज़न क्या होता है कि एप्पल ग्राउंड पर गिरता है। अपने को स्टार्स चमकते हुए देखते हैं, तो इनका रीज़न क्या है कि अपने को स्टार्स चमकते हुए देखते हैं। लाइक मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में अपन चाहते हैं कि क्या है, रीजंस क्या है, वो सब आपका जो क्लियर करती है वो फिजिक्स करती है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन अपन लिखेंगे स्टडी of natural phenomena। नेक्स्ट चीज आपकी जो आती है इस चैप्टर में वो आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, जिनके बारे में अपने को इस 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना रहता है। फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो आपके कोर्स में है। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस। उसमें से पहला जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये सबसे बेसिक फोर्स है जिसके बारे में अपन बचपन से सुनते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली ये फोर्स होता क्या है। ये फोर्स बेसिकली जो होता है, जो दो मास बॉडीज के बीच में जब भी जो फोर्स लगता है ना, उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लाइक अर्थ अपने को जो फोर्स लगा रही होती है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो द फोर्स बिटवीन द मास बॉडीज, फॉर मास बॉडीज, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, हमेशा अट्रैक्टिव। और इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी दो मास बॉडी है, दैट इज m1 एंड अनदर वन इज m2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r। और ये वाला जो फोर्स लगा रही है ये लगा रहे हैं m1, और यहाँ से जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहे हैं f2। तो ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपको इस तरीके से फॉर्मूले से आप इसको बता सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो g है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट जो आपके फोर्स के बारे में आते हैं अपन, वो कौन सा फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपने को नाम से लग रहा है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक मतलब दो वर्ड से ये फोर्स बना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास बॉडीज के बीच में लगता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। अब चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं कि वो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव हो लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता है, इट मे बी कि रिपल्सिव हो। मान लीजिए आपके दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका ये फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव। अब मान लीजिए दोनों चार्ज पार्टिकल आपके नेगेटिव हैं, तो भी ये फोर्स लगेगा रिपल्सिव। अब मानते हैं अगर आपका एक पार्टिकल पॉजिटिव है, दूसरा पार्टिकल आपका नेगेटिव है, तो ये फोर्स लगेगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अपन जब पढ़ते हैं दो टाइप के फोर्स होते हैं बेटा। एक होता है देखिए जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अपन इसको 2 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होगा इलेक्ट्रिक फोर्स and another one is magnetic force। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं। अब अपन जैसे ही आते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, लग तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं, पर जब भी आपके चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है मतलब रेस्ट में है, तो जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज इन रेस्ट। और मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा जब आपके चार्ज मोशन में रहेंगे, चार्ज इज इन मोशन। ये वाला फोर्स आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वैल्यू अपन जो देखे जाए तो इसका होता है ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से ना। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स आता है वो आपका फोर्स आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समथिंग लाइक नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बाइंड रहते हैं हमेशा। प्रोटॉन बहुत सारे होते हुए भी सेम चार्ज पार्टिकल के कारण भी कभी आपने सोचा है कि ये रिपल्सिव क्यों नहीं होते हैं, प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकल जाते न्यूक्लियस से? इसके पीछे का रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको हमेशा बाइंड करके रखता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमेशा बाइंड करके रख रहा है। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है न्यूक्लियर फोर्स की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत बड़ा होता है। ये 100 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। अब अपन आते हैं आपका जो लास्ट फोर्स है, फोर्थ फंडामेंटल फोर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स का ही एक पार्ट है, बट इसको आपको फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपके कोर्स में, तो इसको अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनकी स्टेबिलिटी होना जरूरी होती है। स्टेबिलिटी के लिए रखने के लिए जो फोर्स होता है, जो उनको स्टेबल बना के रखता है, वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसका रेंज कम होता है, इसलिए अपन इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। मैक्स ऑफ द टाइम्स ये फोर्स जो भी आपको काम आता है, ये आता है आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में बीटा डीके के टाइम पे जो होता है, बीटा डीके जो होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही होता है। तो दैट इज फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये फोर्स आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके कंपैरिजन में फोर्स वीक होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से ये तब भी ज़्यादा होता है। तो अपन देखा जाए, अगर रेंज बनाया जाए, सबसे आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड वन आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में सब आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये आपका 11th का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप मेल कर दीजिए, वरना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए।